आप सभी ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में तो जरूर सुना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि झांसी की रानी को मारने के पीछे सिंधिया परिवार का कितना बड़ा हाथ था? इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि दामोदर राव जो इनका दत्तक पुत्र था, उनका आगे क्या हुआ और उनके आने वाली जो पीढ़ी थी उनका अब क्या हुआ? इसके साथ में अभी हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो स्मारक है झांसी रानी बाई का, एक स्मारक, वहां पर वो नमन करने पहुंचे थे। तो उस पर इतना बवाल क्यों मचा? साथ ही साथ क्या आपको ये पता है कि झांसी को मध्य प्रदेश में सिंधिया शासकों ने क्यों नहीं मिलने दिया? ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा और सब तक इस जानकारी को जरूर पहुंचाइएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम तिवारी आप सभी का हमारे साईं बाबा एजुटेक के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए बात करते हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी के में हुआ था 19 नवंबर 1835 को। बचपन में उनका नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से लोग उन्हें मनु कहते थे। इनकी मां का नाम भागीरथी बाई, पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। जनरली ये एक मराठी फैमिली से बिलोंग करते थे। मराठा बाजीराव की सेवा में इनके पिताजी कार्य करते थे। माता जो थी इनकी भागीरथी बाई, वो बहुत ही सुसंस्कृत, बुद्धिमान और एक धर्मनिष्ठ स्वभाव की थी। और काफी कम उम्र में, मात्र 4 साल की उम्र में जब झांसी की रानी जब थी तो उनकी मां का देहांत हो गया। मृत्यु हो जाने के बाद घर में मनु की देखभाल के लिए कोई नहीं था, इसलिए पिता ने सोचा कि अपने साथ में वो दरबार में लेकर चलते हैं। तो बाजीराव द्वितीय के दरबार में वो मनु को ले जाने लगे। मनु जो थी वो बचपन से ही चंचल और सुंदर होने की वजह से लोग उसको प्यार से छबीली कहकर बुलाने लगे। मनु ने बचपन में शास्त्रों की शिक्षा के साथ में शस्त्र की भी शिक्षा ली थी। बात करते हैं 1842 की। सन 1842 में जब मनु की उम्र 7 से 8 साल की उम्र थी, तो काफी कम उम्र में उनका विवाह झांसी के मराठा शासित जो राजा थे गंगाधर राव नेवालकर, इनके साथ हुआ। और यहीं से शुरुआत होती है झांसी की रानी की लक्ष्मीबाई बनने की। तो उनका नाम लक्ष्मीबाई यहां रखा गया। सितंबर 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को, मतलब कम से कम 16 से 17 वर्ष की जब उनकी उम्र रही होगी, तो इस उम्र में उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। लेकिन 4 महीने की उम्र में ही उस बेटे की, जो पुत्र को उन्होंने जन्म दिया, उसकी मृत्यु हो जाती है। सन 1853 में राजा गंगाधर राव का बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। तो स्वास्थ्य उनका खराब होने की वजह से लोग उनको सलाह देते हैं दत्तक पुत्र लेने की। लोगों की सलाह पर वो दत्तक पुत्र को, मतलब एक अडॉप्ट करते हैं चाइल्ड। इस चाइल्ड का ही नाम दामोदर राव होता है। अब इस दामोदर राव के पीछे भी एक कहानी है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो बहुत कम जगह आपको ये जानकारी मिलेगी। तो यहां पर बात आती है ये दामोदर राव की। तो दामोदर राव जो है, ये लक्ष्मीबाई के जो पुत्र, जो आप पीछे देख सकते हैं फोटो में, ये गंगाधर राव के साथ जब मिलकर इन्होंने आनंद राव को दत्तक लिया था। एक्चुअल में इस जो पुत्र है, जिसका नाम मैं दामोदर राव बोल रहा हूं, ये जो छोटा सा बच्चा आपको दिख रहा है, इनका नाम है आनंद राव। आनंद राव को ही दत्तक पुत्र लिया गया था। गंगाधर राव जो पति हैं, उनके माध्यम से, माने लक्ष्मीबाई और उनके पति गंगाधर राव, इन्होंने मिलकर आनंद राव को दत्तक लिया था। ठीक है, उम्मीद ये थी इनकी कि आनंद राव जो है वो लक्ष्मीबाई की विरासत आगे संभालेंगे। गंगाधर राव ने इस आनंद राव का राज्याभिषेक भी किया और दामोदर राव की याद में, जो दामोदर राव जो इनका पहला पुत्र हुआ था, है ना, क्योंकि वो 4 महीने के बाद मर गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उन्हीं दामोदर राव की याद में आनंद राव का नामकरण भी दामोदर राव कर दिया गया था। ये जो तस्वीरों में लक्ष्मीबाई की पीठ पर जो बच्चा दिखता है, ये वही दामोदर राव है। तो यहां से नाम शुरू होती है दामोदर राव की। वहीं पर अगर बात किया जाए आगे, तो पुत्र गोद लेने के बाद हुआ ये कि 21 नवंबर 1853 को राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है। अब दत्तक पुत्र का नाम आपको तो मैंने बता चुका है, दामोदर राव रखा गया था। अब ब्रिटिश राज जो था, उनकी एक नीति थी, तो उन्होंने बोला एक नीति के तहत, राज्य हड़प नीति के तहत, कि जो बालक दामोदर राव है उसके खिलाफ अदालत में मुकदमा उन्होंने दायर किया। और उस मुकदमे में काफी बहस हुई थी। और ये जो मुकदमा था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ गया और उन्होंने मुकदमे में ये कहा कि अब उनको ये जो राज है सौंपना होगा अंग्रेजों को। और यहीं से उन्होंने कहा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। और ब्रिटिश अधिकारियों ने राज्य का खजाना जब्त कर लिया। उनके पति का जो कर्ज था वो रानी के सालाना
खर्च में से काटने का उन्होंने फरमान भी जारी कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप हुआ यह कि रानी को झांसी का किला छोड़कर झांसी में एक रानी महल है, वहां पर उनको जाना पड़ा। पर झांसी की रानी हार मानने वालों में से तो थी नहीं, तो उन्होंने हर हाल में झांसी की राज्य की रक्षा करने का उन्होंने अब निश्चय कर लिया। सन 1857 जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, तो ये झांसी मेन केंद्र बन गया था और यहीं से ही हिंसा भड़क उठी थी। इसके पीछे काफी एक कहानी है। मैं आपको अंतिम समय के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से झांसी के रानी का अंतिम समय बीता, एक एक चीजें पूरे एकदम डिटेल के साथ। झांसी की रानी ने झांसी की सुरक्षा करने के लिए वहां पर एक स्वयं सेवक सेना का गठन प्रारंभ शुरू कर दिया था। इस सेना की खासियत यह थी कि इसमें महिलाओं को भी भर्ती की गई थी, उनको युद्ध का प्रशिक्षण दिया जाता था और इसमें जो नॉर्मल साधारण जनता होती थी, इस संग्राम में उन्होंने भी बहुत बढ़ चढ़कर सहयोग दिया था। अब बात आती यहां पर झांसी की रानी जैसे दिखने वाली झलकारी बाई की। झलकारी बाई, ये झलकारी बाई एकदम हूबहू लक्ष्मीबाई की शक्ल की थी और इन्होंने ही अपनी सेना में, मतलब जो लक्ष्मीबाई ने झलकारी बाई को अपनी सेना में प्रमुख स्थान दिया था और यही झलकारी बाई है जिन्होंने आगे चलकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को महल से बाहर निकलने में मदद करती हैं। वो भी मैं आपको आगे बताता हूं। बात कर लेते हैं झलकारी बाई के बारे में। कौन है झलकारी बाई? झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई है, इनकी जो नियमित सेना हुआ करती थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, महिला शाखा दुर्ग, तो ये दुर्गा दल की सेनापति थी। लक्ष्मीबाई की एकदम हमशक्ल थी, जिसके वजह से जो शत्रु होते थे उनको गुमराह करने के लिए रानी के वेश में ये युद्ध किया करती थी। जब अपने अंतिम समय में रानी के वेश में जब ये युद्ध कर रही थी, तो अंग्रेज जान गए कि ये हमशक्ल हैं और रानी को किले से भाग निकलने का अवसर तो मिल गया, लेकिन जब उनको पता चल गया अंग्रेजों को कि ये वही हैं जो रानी को भगाने में मदद कर रही हैं और कहीं ना कहीं उनके हमशक्ल होने का फायदा उठा रही हैं और अंग्रेजों को भ्रमित कर रही हैं, तो फिर इनको वहां पर मार भी दिया गया था। इन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी के साथ ब्रिटिश सेना के विरुद्ध बहुत ही वीरता से लड़ते हुए ब्रिटिश सेना के कई सारे हमलों को विफल भी किया था। लक्ष्मीबाई के सेना नायकों में से एक ने उनके साथ एक अगर विश्वासघात न किया होता तो झांसी का किला ब्रिटिश सेना के लिए एकदम अभेद हो गया था, क्योंकि ब्रिटिश सेना लगातार 8 दिनों तक वो गोला बारूद चला रहे थे। बहुत सारे प्रयास किया, लेकिन वो अंदर मतलब महल में घुसने में प्रयास नहीं हो सके। और उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस जाता है या सबसे क्रेडिट जाता है इसी झलकारी बाई को। झलकारी बाई की गाथा आज भी आप बुंदेलखंड की कई सारी लोक कथाएं हैं, लोकगीत, उसमें भी आप सुन सकते हैं। इसके बाद 1857 के सितंबर और अक्टूबर के महीने में जो पड़ोसी राज्य ओरछा और दतिया के जो राजा थे, ये भी देखते हैं कि झांसी की रानी अकेली पड़ गई हैं, तो इसी का फायदा उठाते हुए झांसी पर उन्होंने आक्रमण कर दिया। लेकिन रानी ने बड़ी सूझबूझ के साथ सफलतापूर्वक इस सबको, जो जितने भी आक्रमण हुए, उसको विफल उन्होंने कर दिया। अब हुआ यह कि इसके बाद 1858 के जनवरी महीने में होता यह है कि ब्रिटिश सेना पूरी झांसी की तरफ बढ़ जाती है। मार्च के महीने में वो पूरे शहर को घेर लेती है और 2 हफ्ते की लड़ाई के बाद ब्रिटिश सेना ने पूरे के पूरे शहर पर वो कब्जा कर लेते हैं। अब इस कब्जे से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार कई बार उन्होंने लगातार 8 दिन तक गोले बारूद बरसाए, लेकिन उस किले को भेद पाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। अंग्रेज चाहकर भी अंदर नहीं जा पा रहे थे और इस तरीके से पूरे किले की किलेबंदी की गई थी कि अंग्रेज कहीं से घुस नहीं पा रहे थे। तो किले के अंदर ही एक व्यक्ति के माध्यम से वहां पर अंग्रेज घुसने में सफल हुए और जब अंग्रेज किले के पीछे दरवाजे से जब अंदर प्रवेश किए तो उन्होंने बहुत मारकाट किया और वहां से फिर उनको भागने में मदद मिली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को उनके घोड़े बादल के माध्यम से। जो झांसी की रानी है वहां से वो निकली आगे बचकर, अंग्रेजों से बचकर वो भाग निकली और झांसी की रानी वहां से भागकर कालपी पहुंची और फिर जाकर तात्या टोपे से वो मिलती हैं। तात्या टोपे से मुलाकात उनकी यहीं पर होती है और तात्या टोपे और झांसी की रानी ये दोनों मिलकर कि इन्होंने अपनी सेना के साथ मिलकर लगभग 20,000 से ज्यादा सैनिक मिलकर ग्वालियर के जो विद्रोही सैनिक थे उनकी मदद से ग्वालियर के एक किले पर ये कब्जा कर लेते हैं।
अब यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात आती है कि किस तरीके से यहां पर जयाजी राव सिंधिया ने झांसी की रानी की लक्ष्मीबाई का साथ नहीं दिया था। अब ये बात को कैसे पुष्टि होती है वो आपको मैं बताऊंगा सारा कुछ, लेकिन यहां पर पहले जानते हैं कि क्यों जयाजी राव सिंधिया ने क्या किया और क्यों झांसी की रानी का साथ नहीं दिया, ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले तो ये देखिए झांसी की रानी को भी पता था कि जो ये ग्वालियर है, ग्वालियर विरासत अंग्रेजों के माध्यम से दिया गया था, मतलब अंग्रेजों की कृपा पर दया पर वो शासन मिला था जयाजी राव सिंधिया को, और अंग्रेजों की चाटुकारिता की वजह से वो राज्य उनको मिला था। तो जो अंग्रेज चाहते तो वही जयाजी राव सिंधिया करते। तो अंग्रेज चाहते थे कि इस चीज में जब ये युद्ध हो रहा था तो वहां पर वो अंग्रेजों का साथ दें, तो ऐसा ही उन्होंने किया। जब झांसी की रानी वहां पर गई उनसे मदद मांगने, तो उन्होंने ये कह दिया कि वो मदद करने के लिए तैयार नहीं है, और उन्होंने मदद के नाम पर वो वहां से चले गए आगरा। अब देखिए यहां पर बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज है कि वो यहां पर लोगों को ये लगा कि वो कहां चले गए हैं, मतलब अंग्रेजों के कहने पर आगरा चले गए हैं। लेकिन जब काफी जब ये युद्ध कंप्लीट हो गया था तो उसके बाद में पता चलता है कि वो आगरा गए ही नहीं थे, वो वहीं पर ही रुके हुए थे। जो जयाजी राव सिंधिया हैं वो वहीं आगरा पे नहीं गए, वो कहां पर रुके हुए थे इसकी भी जानकारी मैं आपको बताता हूं। देखिए क्या था कि एक हुआ ये था कि लक्ष्मीबाई क्या थी कि जो ग्वालियर के सेना थे और जो जनता थे उनके समर्थन में ग्वालियर के किले में उन्होंने कब्जा कर लिया था। रानी ने जैसे किले पर कब्जा किया तो जयाजी राव सिंधिया ने यह बोल दिया कि वो ग्वालियर छोड़कर कहां गए हैं, चले गए हैं आगरा। ठीक है, अब हुआ यह कि कुछ वर्षों के बाद यह पता चलता है कि जयाजी राव सिंधिया आगरा नहीं बल्कि मुरैना के पास में एक नदी है जिसका नाम है आसन नदी। अब आसन नदी में बना क्या है, हरसिद्धि माता मंदिर, वो मैं आपको दिखाता हूं। हरसिद्धि माता मंदिर ये वो जगह है, और वहां पर हुआ ये कि इसी हरसिद्धि माता मंदिर में वो छुपे थे। और ये मैं आपको बताना चाहूंगा ये वही मंदिर है जिसमें कुंती के पिता के द्वारा अपनी राजधानी जो थी कुंतलपुर बनाई गई थी, यहीं पर आसन नदी में के पास में बनवाया गया था। और ये वही कुंती हैं जिन्होंने कर्ण को जन्म देकर नदी में बहा दिया था, ये वही नदी है। ठीक है, और यहीं पर जयाजी राव इस मंदिर में वो छुपा था। तब इस मंदिर में पुजारी थे एक कालू राम नाम के एक पंडित, जिसने राजा के छुपने और उनके रहने की यहां पर व्यवस्था की थी। उनके साथ सेवक और सैनिकों के रुकने के लिए भी यहां पर कमरे बनवाए गए थे। और साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब यहां पर वो रुके और उन्होंने यहां से वो कूटनीति तैयार कर रहे थे, जो जनरल ह्यूरोज था, जो सेनापति था अंग्रेजों का, उसको जयाजी राव ने बागी सेना के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार किया था। हुआ यह कि जयाजी राव सिंधिया जो था वो राजा था ग्वालियर का। अब ग्वालियर के जो लोग थे वो झांसी की रानी के सपोर्ट में थे, वो मिलकर लड़ रहे थे झांसी की रानी के साथ। अंग्रेजों ने यहीं पर कूटनीति तैयार करी। अंग्रेजों ने क्या किया कि जो जयाजी राव सिंधिया थे उनको अपने तरफ से लेकर गए लड़ने के लिए। तो जब जो बागी सेना थी, जब उन्होंने देखा कि जब झांसी की रानी के साथ जब वो लड़ने के लिए, अंग्रेजों से लड़ने के लिए जब आए, तो जब उन्होंने ये देखा कि अंग्रेजों की तरफ से जयाजी राव सिंधिया जो हैं वो सेना का मुख बने हुए हैं, तो कोई भी जनता जो थी वो अपने राजा, अपने महाराज के सामने वो खड़ा जब देखी उन्होंने, तो महाराज के साथ वो लड़ना नहीं चाहती थी, तो बागी जो सेना थे उन्होंने रानी को वहां पर अकेला छोड़ दिया। इस तरीके से सबसे बड़ा धोखा वहां पर झांसी की रानी को मिला जयाजी राव सिंधिया के माध्यम से, कि किस तरीके से अंग्रेजों ने उनका एक इस्तेमाल किया झांसी की रानी को एक कमजोर बनाने में और उनकी जो सेना थी उनका मनोबल तोड़ने के लिए। अब वहां से वो सफल भी हो गए, लेकिन झांसी की रानी हार मानने वालों में से तो थी नहीं, तो उन्होंने हार नहीं मानी और वो आगे गई। और यहीं पर एक बात आती है, और जो आप जानते हैं बाजीराव प्रथम के जो वंशज थे अली बहादुर द्वितीय की, इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया था। रानी लक्ष्मीबाई ने इन्हें ही राखी भेजी थी और इसलिए वो इस युद्ध में इनके साथ शामिल हुए थे। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में ब्रिटिश सेना से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो जाती है। लेकिन ये जो मृत्यु होती है वो किस परिस्थितियों में होती है ये आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जब मृत्यु जब उनकी हुई तो आखिरी समय में किस तरह की माने स्थिति रही, वो आप अगर आप जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और सभी जितने भी भारतीय हैं उन सबको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अंतिम समय में किस तरीके से झांसी की रानी को मारा गया मिलकर।
देखिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ी गई ये जो 1857 की जो जंग है, ये सबसे बड़ी आहुति जो थी यही ग्वालियर में हुई थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की शहादत यहीं पर हुई थी। जो हीरोज है अंग्रेजों की सेनापति, इसने चारों तरफ से घेराबंदी कर ली। अब क्या था कि संसाधनों की कमी थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पास, क्योंकि हीरोज के पास क्या था, यहां पर गोली बम बारूद के साथ वो लड़ रहे थे, और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने दोनों हाथों में तलवार ले ली थी, और जो घोड़े का जो कंट्रोलिंग होती है वो रस्सी को उन्होंने मुंह पर माने पकड़कर उन्होंने घोड़े को ऑपरेट किया था। इसके अलावा हीरोज ने पत्र लिखकर रानी से एक बार आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। जवाब में रानी ने कहा कि वो अपने सेना के साथ किला छोड़ के अब मैदान में लड़ाई करेंगी। रणनीति उनकी ये थी कि एक ओर से तात्या टोपे हैं, उनकी सेना ब्रिगेडियर जो स्मिथ है उसकी एक टुकड़ी के साथ लड़ेगी, और दूसरी ओर से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई लड़ेगी। लेकिन हुआ यह कि तात्या टोपे वहां पर पहुंच नहीं सके, जिसके वजह से जो स्मिथ और हीरोज ये दोनों के बीच में झांसी की रानी घिर गई। अब होता यह है कि झांसी की रानी जब जैसे वो घिर गई तो लड़ते हुए गोली लगने से क्या हुआ, जैसे उनको गोली लगी पीछे से, तो जंग के पुराने जख्मों के चलते शहर में यहां पर मौजूद रामबाग तिराहा है, वहां से जब जाएंगे नौगजा रोड पे तो आगे बढ़ते हुए स्वर्ण रेखा नदी के किनारे रानी का नया घोड़ा जो था है ना, तो वहां पर वो अड़ गया, और गोली क्योंकि लगी हुई थी झांसी की रानी को, तो उनके अंदर एक बेहोशी, एक मूर्छता जो है वो आने लगी। इसी बीच एक तलवार आती है और उनके सिर पर लगती है बीच से, जो उनके एक आंख समेत, एक आंख के साथ में वो अलग कर देती है, मतलब पूरा सिर और एक आंख को अलग कर देता है। इस तरीके से एक आता है तलवार, और इसी के साथ रानी यहां पर शहीद हो जाती हैं। लेकिन शहीद इसके बाद अगर एक मोमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर अंतिम संस्कार की अगर मैं बात करता हूं तो उस वक्त वो मूर्छित हो गई थी, लेकिन वो जीवित थी। तुरंत जब उनकी जो सेना के लोग हैं जब उनको देखे कि रानी को यहां पर तलवार लग गई है, तो वो उनको उठाकर लेके जाते हैं उसी मंदिर के पास। वहां पर पुजारी उनको पानी के लिए पूछता है, और वहां पर वो झांसी की रानी अपनी जो आभूषण पहने होती हैं वो देती हैं उस व्यक्ति को, और कहती हैं कि जो उनका पुत्र है उसको लेकर वो यहां से चले जाएं, और ये जो आभूषण है उसके मतलब लालन पालन के लिए जो भी उनको लगेगा उसके लिए दिया जाए। ठीक है, तो इसके ये चीज कह के वो जैसे ही ये कहती हैं तो तुरंत, और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे जो शरीर है, अंतिम जो शरीर है, वो शरीर अंग्रेजों के हाथ नहीं लगना चाहिए। तो तुरंत जितने वहां पर दो तीन सैनिक थे, तो वो 2-3 सैनिक लकड़ी इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके वहीं पर झांसी की रानी को अंतिम मुखाग्नि दे देते हैं। अब होता यह कि यहाँ पर बॉडी उनकी जल रही है, फिर वहां से जो जनरल हीरोज है वो मंदिर में प्रवेश करता है, पूरे तरफ चारों तरफ गोलीबारी होती है, जिससे सारे लोग जितने हैं सबकी लाश वहां पर बिछ जाती है, कोई भी जीवित नहीं बचता। और उस में जहां पर ये चिता जलते रहती है, जब वो जनरल वहां पर पहुंचता है, वो अपने पैरों से उस चिता में एक बार प्रयास करता है देखने की, तो वहां पर कुछ बचता नहीं है, लगभग अस्थियां ही रहती हैं, और वो ये कंफर्म हो जाता है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का देहांत हो चुका है। अब यहां पर एक बहुत बड़ी बात यह आती है कि किस तरीके से झांसी की रानी ने अंतिम समय तक लड़ी और उनका शरीर अंग्रेजों के हाथ नहीं आया, इसका उन्होंने पूरा अपना प्रयास किया अंतिम समय तक। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा इस पूरे विद्रोह के समय में किस तरीके से किन लोगों ने साथ दिया और कितने लोगों ने यहां पर झांसी की रानी को एक धोखा देने वाली बात आई। अब देखिए, जब बात आती है धोखा देने की, तो कई सारे लोग जो होते हैं ये इस बात में डिफेंड करने लगते हैं कि इस बात में सच्चाई नहीं है। तो यहां पर आप सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियां देख सकते हैं, और ये पंक्ति आपने जरूर विद्यालयों में कभी ना कभी जरूर पढ़ी होगी। उसका अगर आप पूरी पंक्ति पढ़ लेंगे तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। यहां पर देखिए, उन्होंने अपनी पंक्ति में लिखा हुआ है, रानी बढ़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार, थोड़ा घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेलो हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब ये पंक्तियों से आपको तो एकदम स्पष्ट हो गया होगा। अब बात करते हैं कि झांसी को क्यों मध्य प्रदेश में नहीं मिलाया गया। अगर आप मध्य प्रदेश का ये
नक्शा देखेंगे तो इस नक्शे में अगर आप ध्यान से देखिए, आपके मन में भी आना चाहिए कि यहां पर ये देखिए, जहां पर मैं मार्क कर रहा हूं, इतना छोटा सा जगह है एकदम मध्य प्रदेश से लगा हुआ, जो कनेक्टिविटी की जा सकती थी, क्योंकि ये पूरा ऐसा मिलाया जा सकता है इतने छोटे से जगह को, जो कि एकदम अंदर यहां पर मध्य प्रदेश से लगा हुआ है, उसको यहां पर आप देख सकते हैं इतने क्षेत्र को क्यों नहीं मिलाया गया, क्योंकि यहीं पर आपको पता होना चाहिए आता है ग्वालियर और झांसी। ये देखिए ग्वालियर और झांसी आसपास में है, और यहां पर सिंधिया शासकों की वजह से इस झांसी को मध्य प्रदेश में नहीं मिलने दिया गया, क्योंकि अगर आजाद भारत के बाद अगर ये मिलता तो झांसी की रानी के वजूद की वजह से यहां पर कभी भी सिंधिया शासकों का राज हो नहीं पाता, क्योंकि वही कॉन्स्टिट्यूंसी रहती तो कभी ये जीत नहीं पाते। इसी के साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का स्मारक है वहां पर जाकर इन्होंने नमन किया, और ये इनके पूरे खानदान का ये ऐसा पहला वाकया है कि पहले ये ऐसे वंशज हैं जिन्होंने झांसी की रानी की जो यहाँ पर स्मारक है वहां पर इन्होंने नमन किया है। नहीं तो इनके जितने भी वंशज थे वो कभी भी झांसी की रानी की स्मारक में जाने से मतलब वो कभी जाना पसंद नहीं करते थे। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इनके स्मारक में गए हैं, और ये इनके इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। ठीक है, अब बात आती है कि आप जो जयाजी राव सिंधिया हो गए और जितने भी सिंधिया डायनेस्टी के लोग हैं, आप इनके बारे में तो जरूर जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि दामोदर राव जो उनका, जैसे कि आप देख सकते हैं है ना, जो झांसी की रानी के पीठ में एक बच्चा दिखता है, उसका क्या हुआ? ठीक है, तो उनके बारे में यहां पर मैं बताना चाहूंगा, लेकिन उसके पहले यहां पर आप देख सकते हैं ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की 5वें वंशज हैं, और ये 6वीं पीढ़ी है, माने 6वीं पीढ़ी है। अब इनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, और क्यों जरूरी है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां पर आप जो देख रहे हैं 1858 में अंग्रेज सेना से लड़ते हुए जब लक्ष्मीबाई जो बुरी तरह से जब घायल हो गई अंग्रेजों से लड़ते हुए, तो इन्होंने क्या हुआ कि जब पुत्र की, मैंने कहा ना कि अंतिम समय में उन्होंने कहा कि पुत्र को लेकर, जो दामोदर राव है उनको लेकर सैनिक को भेज दिया उन्होंने। ठीक है, तो जो विश्वसनीय सैनिक थे तो वो दामोदर राव को 2 साल तक सैनिकों के साथ वो जंगल में भटकते रहे। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ, एक झालावाड़ पाटन के जो राजा थे पृथ्वी सिंह, इनकी सिफारिश पर दामोदर राव को इंदौर में लाया गया। अब इंदौर में अंग्रेज सैनिक जो थे उनके साथ एक करार होता है। करार में यह लिखा गया कि रानी के जो पुत्र हैं इनका विशेष सुरक्षा में पालन पोषण किया जाएगा, और जो 21 वर्ष की जब उम्र हो जाएगी दामोदर राव की, तो जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है उनकी सारी संपत्ति उनको सौंप दी जाएगी। योगेश राव जी ये कह रहे हैं, जो कि अभी 6th पीरियड ही के जिनको आप सामने देख रहे हैं, कि अंग्रेजों के साथ ऐसे अनुबंध की जो बातें थी उन्होंने अपनी बुक में भी लिखी है। ठीक है, अब आज भी उसकी जो माने ओरिजिनल जो कॉपी है बुक की, वो जो मतलब जो इनका जो करार हुआ था, तो वो लंदन में के संग्रहालय में आज भी है। ठीक है, जिसमें लक्ष्मीबाई की संपत्ति का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसके बाद योगेश जी जो हैं उन्होंने ये भी बताया था कि किस तरीके से अंग्रेजों ने दामोदर राव को 10,000 रुपए सालाना की पेंशन लागू की थी, लेकिन दामोदर राव के जो पुत्र जो थे, क्योंकि दामोदर राव जो ये जो बच्चे थे जो झांसी की रानी के पीठ में आपको दिखता है, उनका बच्चे का नाम दामोदर राव था। दामोदर राव के जो पुत्र हुए लक्ष्मण राव, उनको भी पेंशन मिली, वो 3री पीढ़ी थी। लक्ष्मण राव जो है वो 3री उनकी पीढ़ी थी। उसके बाद 200 रुपए उन्होंने किया अंग्रेजों ने उनका पेंशन, फिर 75 रुपए कर दिया, और फिर वो उसको बंद कर दिया। स्वतंत्रता के बाद भी लक्ष्मीबाई के परिवार को पेंशन या फिर किसी तरह से कोई सहायता नहीं मिली। इसके साथ में जो योगेश राव जी के परदादा हैं, जो उनके दादाजी हैं, तो कई बार दामोदर राव को लेकर या फिर उनकी संपत्ति को वापस लेने का उन्होंने कई बार कोर्ट में गुजारिश भी करी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अब होता यह है कि जो लक्ष्मण राव है जो है ये इंदौर की जो कचहरी है वहां पर टाइपिंग कार्य करके परिवार का गुजारा उन्होंने किया। इसके अलावा जो लक्ष्मण राव जो थे है ना, तो वो भी टाइपिस्ट हुआ करते थे। जो 5वीं पीढ़ी के जो प्रतिनिधि हैं अरुण राव जी, ये मध्य प्रदेश के इलेक्ट्रिक बोर्ड में इंजीनियर की नौकरी भी इन्होंने की है। और 6वीं पीढ़ी जो है योगेश राव जी की,
जो आप अभी देख रहे हैं परिवार के समेत, ये नागपुर में महाराष्ट्र में रह रहे हैं, ठीक है। और स्पेशली आपको मैं बताना चाहूंगा कि इनको किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिलता। अभी हाल ही में मैं आपको बताना चाहूंगा, जो ये झांसी की रानी का किला है वहां पर भी इनको टिकट के पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। मतलब अपने ही किले में जाने के लिए इनको टिकट के पैसे देना पड़ता है। ऐसे कई सारी चीजें हैं। इनको कोई जैसे आप ज्योतिरादित्य सिंधिया हो गया या फिर सिंधिया परिवार के सारे लोगों को लगभग आप जानते होंगे, उनका नाम आपने सुना होगा, लेकिन आप झांसी की रानी के लक्ष्मीबाई के वंशजों का नाम तक नहीं सुना होगा या नाम उनका नहीं जानते होंगे। ये हमारे देश की बड़ी विडंबना है। और एक बार आपको सोचना चाहिए कि क्या आपको झांसी की रानी जैसे जितने भी महान वीरांगना हैं, ऐसे जो हमारे इतिहास के लोग हैं, तो क्या हमारी जवाबदारी इनके लिए नहीं बनती? क्या हमें इनके बारे में जानकारी नहीं होना चाहिए? एक बार सोचकर जरूर अवश्य देखिएगा, क्योंकि ऐसे ही लोगों के माध्यम से हमारे देश को आजादी मिली। और हमको ये तय करना होगा कि क्यों यहां पर झांसी को मध्य प्रदेश में नहीं मिलाया गया, और इसके पीछे कितना बड़ा मतलब झांसी की रानी को कितना बड़ा धोखा भी दिया गया, और कौन लोगों ने धोखा दिया, और किस तरीके से आज भी हम उनकी पीढ़ी को, उनके वंशज को कितना याद करते हैं और उनकी कुर्बानी को कितना हम अप्रिशिएट करते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने में एक बार आत्मचिंतन करने वाली बात है। अगर आपको मेरी वीडियो से एक बहुत जानकारी मिली होगी, आपको कुछ हेल्प मिली होगी, तो इस वीडियो को शेयर करके सब तक पहुंचाइएगा। सब तक जानकारी पहुंचना चाहिए कि किस तरीके से झांसी की रानी का अंतिम समय में क्या क्या उनके साथ चीजें घटनाएं हुई। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि इसी घटना के बाद जब झांसी की रानी की मृत्यु जब हो जाती है, तो उनकी शहादत के बाद 3 से 4 दिन के बाद एक भोज आयोजित होता है जयाजीराव सिंधिया के माध्यम से। उस भोज में जो जनरल हीरोज थे जिन्होंने झांसी की रानी को गोली मारी थी, तो उनको इनवाइट किया जाता है उस भोज में, उनके सेलिब्रेट किया जाता है। इस तरीके से भी लोग भारत में रहे हैं जो इस तरह का कृत्य अपने इतिहास में कर चुके हैं। अब आपके ऊपर है, आपको चिंतन करना पड़ेगा। अगर आपको कुछ भी इस वीडियो का पार्ट अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई भी आपके डाउट है, कुछ भी चीज आप बताना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।